हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स का एक सबसे बड़ा रोल है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर। इसके साथ साथ हम बात करेंगे किनेसियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। तो आज के लेक्चर में हम ब्रीफली तरीके से समझने वाले हैं बायोमैकेनिक्स को। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं बायोमैकेनिक्स मीन्स क्या होता है, इसके अर्थ को हम समझते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, जब हम किसी चीज के बारे में पता करते हैं तो सबसे पहले उसका हमें अर्थ पता होना चाहिए। उसके बाद हम आएंगे डेफिनेशन पर, इंपोर्टेंस पर एंड ऑब्जेक्टिव्स पर। तो सबसे पहले बात करता हूं बायोमैकेनिक्स। द टर्म बायोमैकेनिक्स कंबाइन द प्रीफिक्स बायो, मीनिंग है लाइफ, मीन्स आपका जीवन। बायो मीन्स किससे जोड़ा है, लाइफ से, जीवन से। विद दी फील्ड ऑफ मैकेनिक्स, इसका सबसे बड़ा रोल है कि मैकेनिक्स क्या है। बायो तो सर हमने समझ लिया, विच इज द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स। जब हम बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं तो बायो के साथ में मैकेनिक्स वर्ड ऐड होता है। उसका अर्थ है कि वो अध्ययन करने वाला है फोर्स का, और सबसे बड़ा रोल है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में, तो वो है फोर्स। फोर्स से ही सब कुछ बदल जाता है, याद रखना इस बात को। तो ओवरऑल बायोमैकेनिक्स में हम उसकी एक एक बारीकी को, एक एक एंगल को, एक एक फोर्स को, एक एक मोशन को, एक एक पोजीशन को हम समझते हैं। वही ओवरऑल आपकी बायोमैकेनिक्स बन जाती है, वही ओवरऑल आपकी किनेसियोलॉजी बन जाती है। अब मैं आपको विद एग्जांपल समझाने वाला हूं। द फोर्स स्टडी इंक्लूड बोथ इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स एंड एक्सटर्नल फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी। हम बोल सकते हैं कि बायोमैकेनिक्स अध्ययन किए गए बलों की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न आंतरिक बल और शरीर पर कार्य करने वाले बाहरी बल दोनों शामिल होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, फोर्स दीज आर टू टाइप्स। फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल फोर्स और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स की बात करूं तो सबसे पहले हम उसका बड़ा रोल देखते हैं बॉडी के अंदर। जैसे मैं बात करूं, यहां पर एक एग्जाम्पल आपको समझाना चाहूंगा। जब ये हैंड स्टैंड वॉक कर रही है, हम इसकी बात कर रहे हैं हैंड स्टैंड, जब ये वॉक कर रही है तो इसका सबसे बड़ा जो बायोमैकेनिक्स है, अगर आपने एक एक चीज को पढ़ा है तो मिनिमम आप 3 मंथ के अंदर आप इसके हैंड स्टैंड वॉक को आप सही कर सकते हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से बायोमैकेनिक्स को नहीं पढ़ा है तो ये 6 महीने नहीं, आपको 3 साल लग जाएंगी। समझाता हूं आपको। अब इसकी बायोमैकेनिक्स को जब हम समझें कि फोर्स कहां से लगाना है, इंटरनल फोर्स की बात कर रहे हैं कि आपको अपनी मांसपेशियों से फोर्स कहां पर लगाना है, कैसे स्क्वीज करना है, कितने एंगल को अपनी बॉडी के साथ लेकर चलना है। जब ये हैंड स्टैंड कर रही है तो इसका नी जो है, इसके नी दोनों स्ट्रेट होने चाहिए। एंकल जो है इसका प्लैंटर फ्लेक्शन पोजीशन में होना चाहिए। उसके बाद यहां पर कमर में आर्क बनेगा इनसाइड, और इनसाइड जो आपके सेंटर में, बीच की बात कर रहा हूं, एब्डोमेन वाला जो पोर्शन है, हिप वाला जो पोर्शन है, वहां पर जो अपनी बॉडी से इनसाइड फोर्स लगाएंगे, बॉडी को स्क्वीज करने का प्रयास करेंगे, वो खींचने का प्रयास करेंगे अपनी ओर, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स तो ऑटोमेटिक अपने आप लगता है। फिर उसके साथ अगर हम बात करें, अगर ये ग्राउंड में एक्टिविटी करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाएगा। एयर वायु प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स तो अपने आप काम कर रहा है, तो वो एक अपने आप में बैरियर का काम करेगा। तो ओवरऑल हम यहां पर जो बात करते हैं बायोमैकेनिक्स के अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्स है बॉडी का, जो अप्लाई किया जा रहा है, या एंगल कितना है, या पोजीशन कैसी है, ओवरऑल इसी पर हम एनालाइज करते हैं कि ये एंगल ऐसे होना चाहिए। तो यहां पर जो है, अगर ये हैंड स्टैंड वॉक कर रही है तो इसकी हाथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, हाथ जो है, हमारी जो रिस्ट है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर अपवर्ड स्ट्रेट होगा, आप लूज नहीं करेंगे। ये एक अपने आप में बायोमैकेनिक्स है। अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग देने में बहुत आसानी होती है। तो ओवरऑल बायोमैकेनिक्स क्या करता है, फोर्स की स्टडी करता है। फोर्स के साथ साथ एंगल, पोजीशन, ओवरऑल मिला के इसकी स्टडी करता है। तो आगे बढ़ते हैं, बायोमैकेनिक्स की हम ब्रांच को समझेंगे। जितने भी हमारे बायोमैकेनिक्स होते हैं वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। बायोमैकेनिस्ट यूज टू टूल ऑफ मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
बायोमैकेनिक्स यांत्रिकी के उपकरणों का उपयोग करते हैं, जो कि एक अपने आप में भौतिकी शाखा है। भौतिकी मतलब फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। फिजिक्स एक अपने आप में ब्रॉड सब्जेक्ट है, इन्वॉल्विंग एनालाइज of the action of force, the study of anatomical and functional aspect of living organism। मीन्स हम बोल सकते हैं बायोमैकेनिक्स के अंदर जो हमने बल की बात करी थी, फोर्स की बात करी थी, उन पर जो है आप एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब मैं जिम के अंदर बाइसेप्स करता हूं, अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड में करते हैं तो उस एक्सरसाइज का जो टारगेट है, उस एक्सरसाइज का जो पर्पज है वो बदल जाएगा। आप स्लो मोशन में करते हैं तो उसका पूरा पर्पज बदल जाएगा। यही एक अपने आप में बायोमैकेनिक्स है कि कितना फोर्स लगाना है और कैसे एंगल को मेंटेन करके रखना है शुरू से लेके एंड तक। टारगेट मसल्स क्या है, एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, सिनर्जिस्ट क्या है, ये ओवरऑल सब कुछ हम लेकर चलते हैं एक किसी एक्टिविटी को जब हम कंडक्ट करवाते हैं। तो इसकी दो ब्रांच है। क्वेश्चन बनता है आपका कि बायोमैकेनिक्स की कितनी ब्रांच है। तो बायोमैकेनिक्स की दो ब्रांच है, फर्स्ट इज स्टैटिक एंड सेकंड इज डायनेमिक। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बीपीएड एमपीएड सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक जो वर्ड है उसको नहीं समझ पाते कि आखिर में इसका अर्थ क्या होता है। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्थिति, मतलब एक स्टेबल पोजीशन बोल सकते हैं आप समझने के लिए। डायनेमिक मतलब गति, मतलब एक गति अवस्था की बात करते हैं। तो इज द स्टडी ऑफ सिस्टम दैट आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन। स्टैटिक में क्या होता है, जब भी हम स्टैटिक एक्सरसाइज की बात करते हैं, स्टैटिक मूवमेंट की बात करते हैं, स्टैटिक एक्टिविटी की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो भी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रहा है वो कांस्टेंट मोशन से काम करेगा। कांस्टेंट मोशन होगा, दैट इज आइदर एट रेस्ट विथ नो मोशन, या हम बोल सकते हैं नो मोशन होगा, मीन्स एक अपने एंगल को मेंटेन करके अपनी एक्टिविटी को वो इन्वॉल्व कर रहा होगा, और मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, या हम बोल सकते हैं अगर वो एक्टिविटी कर रहा है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अपना वर्क कर रहा होगा। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर ये लड़की है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, ये अपनी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करती है, ये अपने एंगल को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करती है, तो ये है आपका स्टैटिक बायोमैकेनिक्स, स्टैटिक पोजीशन, स्टैटिक मूवमेंट, स्टैटिक कुछ भी बोल सकते हैं आप। उसके कोर को समझना है कि उसकी कोर क्या होती है। तो ओवरऑल मिला के क्वेश्चन अभी तक जो बना है वो ये बना है, बायोमैकेनिक्स के कितने पार्ट्स हैं। दीज आर टू पार्ट्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक के अंदर क्या होता है, मैंने बताया कांस्टेंट मोशन होगा। डायनेमिक्स की बात करते हैं तो गति अवस्था में अब गति होने वाली है। डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक विच एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। अब डायनेमिक्स में क्या होता है, गतिकी उन प्राणियों का अध्ययन है जिनमें त्वरण मौजूद रहता है, मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो इंक्लूड रहता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं कोई गति मैं जो है विदाउट एक स्पीड, नॉर्मल स्पीड से मैं 800 मीटर दौड़ रहा हूं, तो मैं अपनी स्पीड्स को इंक्रीज डिक्रीज करूंगा, मूवमेंट चेंज करूंगा, तो आप समझ जाना कि ये डायनेमिक्स है। और डायनेमिक्स में इसका सबसे बड़ा जो रोल है याद करने का, एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो है, त्वरण का नियम जो है वो डायनेमिक्स में ऐड होता है। याद रखें इस बात को। स्टैटिक में यह जो है ऐड नहीं होता है, इंक्लूड नहीं होता है। ये मैंने जो भी वर्ड है वो हाईलाइटेड कर रखे हैं, नोट कर लेना। तो मैकेनिक्स के साथ हम जब बायो जोड़ते हैं तो मीन्स हम ह्यूमन बॉडी पे काम करने वाले हैं। मैकेनिक्स की बात करते हो मीन्स हम लिविंग और नॉन लिविंग पे हम अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, अपने मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जब हम बायो लगा दिया मीन्स अब हम ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट्स को, एंगल को, फोर्स को, मोशन को, एक्टिविटी को एनालाइज करने वाले। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब डायनेमिक्स के हमारे टू पार्ट्स हैं, डायनेमिक्स को भी हम समझेंगे। काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स आर फर्दर सब डिवाइडेड ऑफ बायोमैकेनिकल स्टडी। हमने डायनेमिक्स को टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया,
एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। हर साल हर बार सीयूटी एंड वनडे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है। What we are able to observe visually when watching a body in motion term the kinematics of the movements without reference to the force that cause as a result from the motion। मीन्स हम बोल सकते हैं काइनेमेटिक्स एक अपने आप में सिंपल भाषा में समझा दूं, सिंपल भाषा में मैं बोलूं स्टडी ऑफ मोशन। किसी वस्तु पर कितने मोशन से आ रही है, अपनी गतिविधि कर रही है, मूवमेंट कर रही है, याद रखना है। सिंपल ये क्वेश्चन बनाया अभी तक एग्जाम में। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सीरीज में आपको स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। हर एक क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट से जोड़कर एमसीक्यू सीरीज में लेकर जाऊंगा। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स क्या करती है? इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ साइज, सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग ऑफ द मूवमेंट। साइज, सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग ऑफ द मूवमेंट्स। जब आप गतिविधि कर रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड रहती है। विदाउट रेफरेंस फोर्स, विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स दैट कॉज रिजल्ट फ्रॉम द मोशन। ये मोशन पर पूरा अपना काम करती है और इन चीजों को लेकर चलती है। साइज क्या है, सीक्वेंस क्या है, टाइमिंग क्या है, जो आप गतिविधि मूवमेंट जो भी कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है? सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं गति ऊर्जा, 1/2 mv²। तो काइनेटिक्स जो है, ऐसे याद करो, काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्स एसोसिएट विद द मोशन। मींस गति के साथ जुड़ने वाले बलों का एक अपने आप में अध्ययन है। मैंने आपको बताया, मैंने सिंपल आपको एक एग्जांपल बता दिया कि अगर मैं आपको एक रियल एग्जांपल की तरफ लेके जाता हूं। आपने पहलवानों को बड़े बड़े डंबल लेकर, मैंने यहां पर इमेज मेंशन नहीं कर रखी है, बट मैं आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े डंबलों को और बहुत तेज रफ्तार में बाइसेप्स कर्ल करते हुए देखा होगा, ऐसे बहुत रफ्तार में, और वो भी उल्टा सीधा। आप एक बार अच्छी तरीके से स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स को पढ़ने के बाद जो डंबल बहुत तेज से जो कर रहे हैं, उससे क्या डेवलप हो रहा है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या वो डंबल इतनी स्पीड में करने के लिए बनाए हैं, या उनके कोच बोलते हैं, या फिर वो अपने एडवांटेज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए करते हैं वो रफ्तार में। और जब हम रफ्तार में कर रहे हैं तो उस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है, वो किस मसल्स को टारगेट कर रही है? क्योंकि हर एक एक्सरसाइज किसी ना किसी को टारगेट करती है। एक डायरेक्ट टारगेट करती है और एक इनडायरेक्ट। हम बोल सकते हैं एक प्राइमरी मूवर होती है और एक सेकेंडरी मूवर होती है। मसल्स की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम रफ्तार में करते हैं तो इसका पर्पस क्या है, और जब हम स्लो मोशन में करते हैं तो इसका पर्पस क्या है? यही है सारा खेल फोर्स का। ये मैंने अभी आपको समझा है। तो पहलवान वाला जो रेसलिंग वाला जो मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल, आप आजकल इंस्टा पर, यूट्यूब पर देखते हो, बहुत रफ्तार में करते हैं इस तरीके से। तो कमेंट करके बताएंगे इससे क्या स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। तो स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, तो कौन सी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको सारा दे दिया है कि स्ट्रेंथ दीज आर 3 टाइप्स। तो आप मुझे बताएंगे इसमें कौन सी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है जब आप रफ्तार में कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने बताया कि बायोमैकेनिक्स की 2 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी स्टैटिक, सेकंड कैटेगरी डायनेमिक। डायनेमिक की 2 कैटेगरी है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक अपने आप में मोशन की बात करता है। मोशन अपने साथ में साइज को लेके चलेगा, सीक्वेंसिंग को लेके चलेगा, टाइमिंग को लेके चलेगा। कितनी टाइमिंग से? जैसे मैं आपको रियल एग्जांपल एक और बता दूं कि जब आपने देखा होगा, जब हम सैटेलाइट जो छोड़ते हैं लॉन्चिंग व्हीकल से, तो कभी कभी सैटेलाइट फेल हो जाती है। तो वो सैटेलाइट जब ऊपर से नीचे आती है तो कुछ सैटेलाइट बहुत रफ्तार में आ जाती है, एयर रेजिस्टेंस को फाड़ते हुए, वायु प्रतिरोध को फाड़ते हुए। कुछ जो है बहुत आराम से आती है। ये टाइमिंग, सीक्वेंसिंग एंड साइज, ये ओवरऑल मोशन अपने साथ लेके चलता है। नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। बायोमैकेनिक्स इज ऑल्सो अ साइंटिफिक ब्रांच ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। आप बोलेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन कहां से आ गई? बायोमैकेनिक्स एक अपने आप में
बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है। जब इसकी स्पेसिफिक बुक पढ़ोगे तो आपको इतना सीखने को मिलेगा कि आप बोलोगे कि बायोमैकेनिक्स इतना बड़ा ब्रांच। स्पोर्ट्स मेडिसिन इज एन अम्ब्रेला। स्पोर्ट्स मेडिसिन एक हमारा छाता है, छतरी है, झोपड़ी है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब उसके अंदर हम रह रहे हैं, तो हम किन किन चीजों का यूज करने वाले हैं। टर्म दैट एनकम्पासेस बोथ द क्लिनिकल साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक्स के अंदर हमने बोला स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर हम जो एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स जो कर रहे हैं, वो सीखा पार्ट है। अब मैं आपको विद इमेज बताने वाला हूं कैसे क्या है। ये स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है एक हमारा घर है, इस तरीके से मैंने बना दिया। अब इसके अंदर हम रह रहे हैं, तो क्या क्या गतिविधि करने वाले हैं हम। अब जब हम घर में रहते हैं, खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं, पीते भी हैं, नल भी चलाते हैं, भागते भी हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं। ओवरऑल हमारी एक फैमिली बन जाती है कि हम जो अपनी जो सोशल लाइफ में जो एक्टिविटी करते हैं वो एक अपने आप में घर के अंदर यूज होती है। ऐसी स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर मैं बात करूं तो बायोमैकेनिक्स आएगी, एथलेटिक ट्रेनिंग आएगी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी आएगी, फिजिकल थेरेपी आएगी, कार्डियक रिहेबिलिटेशन आएगा, मोटर कंट्रोल आएगा, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आएगा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आएगी, ऑर्थोपेडिक्स आएगा और अदर मेडिकल स्पेशल्स जो भी हैं, स्पेशलिटीज जो है वो सब इंक्लूड हो जाएगी। मींस स्पोर्ट्स मेडिसिन एक अपने आप में बायोमैकेनिक्स को लेके चलेगा, एथलेटिक्स को। ये ओवरऑल आप इस अम्ब्रेला, एक छाता, छतरी, मकान जो भी है, इसके अंदर छाए के नीचे जो जो चीजें आ रही हैं वो सब हमें पढ़ना होता है। अगर आपको एक हेल्थ कंसल्टेंट बनना है तो अच्छी तरीके से आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन भी आनी चाहिए और बायोमैकेनिक्स भी आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा किन्सियोलॉजी। अब किन्सियोलॉजी एक अपने आप में छाता है, छत है, ये मेरा घर है। अब इस घर के अंदर क्या क्या चीजें जो हमें पढ़ने की नीड होती है वो किसके पार्ट है ये पता होना चाहिए। तो बायोमैकेनिक्स, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, जो अभी आज से 5-6 साल पहले ही अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन ऐड हुआ है। उसके बाद एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मोटर कंट्रोल, एथलेटिक ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स हिस्ट्री, पेडागोगी, स्पोर्ट्स फिलॉसफी, स्पोर्ट्स आर्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये किन्सियोलॉजी के अंदर आते हैं। ये छाता है, ये छत है, ये घर है, इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। जब अपने आप को किन्सियोलॉजिस्ट मानोगे ना तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे किन्सियोलॉजिस्ट माने जाएंगे। तभी आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसको कितनी डोज देनी है, इसको कौन सी ट्रेनिंग देनी है, इसको कब रिकवरी देनी है, इसको कब न्यूट्रिशन देना है। ये सारी ओवरऑल चीजें आप इजीली तरीके से जस्टिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स का महत्व तो क्या है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा सिलेबस बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर में कि इंपोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। खेल के क्षेत्र में, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा सिलेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्निक। बायोमैकेनिक्स एक वो माध्यम है जिसकी मदद से आप खिलाड़ी का इजीली तरीके से चयन कर लेते हैं, उसके परफॉर्मेंस में जो एनहेंस कर लेते हैं, इंप्रूवमेंट कर देते हैं, जो भी गलतियां हो रही हैं उसको पकड़ लेते हैं। जब आपने पढ़ाई नहीं है तो आप पकड़ेंगे कहां से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप एडवांस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगर जो भी किन्सियोलॉजिस्ट होगा, बायोमैकेनिस्ट होगा, वो बार बार रिसर्च कर एक नया इक्विपमेंट्स आपके सामने जो है प्रेजेंट करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जिम्नास्टिक के अंदर जो है पहले घोड़ी जंप हुआ करती थी, मॉडिफाई होते आज बोल्टिंग टेबल बन गया। तो पहले जब हम 100 मीटर की बात करें एथलेटिक्स में तो ब्लॉक नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे जो है क्या हुआ, ब्लॉक आने लगा। अब 100 मीटर की रेसें ब्लॉक से होने लगी। अब ऐसे ही धीरे धीरे हम बात करते हैं बास्केटबॉल के अंदर, पहले छड़के जो बास्केट करते थे आज मॉडिफाई हो गया, खड़े खड़े हम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेवलप हो रहे हैं। पहले हम शूज जो है हमें पता चला कि गोल्ड स्टार जो सेगा का शूज आता है उससे हमारी नी खराब हो जाएंगे, उससे सिन पेन होने लग जाता है, कमर खराब हो जाएगी। तो आपको किसी ने, अच्छे टीचर ने, कोच ने, हेल्थ कंसल्टेंट ने, इंस्ट्रक्टर ने गाइड किया कि आप ये शूज चेंज कर दो, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। आप 4000 रुपए का एसिक्स का शूज लेकर आए, नाइकी का शूज लेकर आए, एडिडास का शूज लेकर आए। तो ये क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है। इसको हम एरोजेनिक एड्स बोलते हैं, हमारे परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है।
नेक्स्ट है हमारा टू डेवलप न्यू ट्रेनिंग मेथड। धीरे धीरे आपने देखा होगा ट्रेनिंग मेथड्स डेवलप हो रहे हैं। पहले एक्वा ट्रेनिंग की बहुत कम बात होती थी, आज देखो एक्वा ट्रेनिंग की बात हो रही है। साइबेक्स मशीन का यूज जो है बड़े लेवल पे जो है देखने को नहीं मिलता था, आज देखो साइबेक्स मशीन जो है इसका बड़े लेवल पे यूज हो रहा है। वेट ट्रेनिंग की जो मशीन है जिम के अंदर मॉडिफाइड हो रही है। तो आप समझ सकते हैं वो कौन कर सकता है, वो किनेसियोलॉजिस्ट और बायोमैकेनिस्ट, जो एक अपने आप में अच्छा ज्ञाता माना जाता है, साइंटिस्ट माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट है टू स्पीड अप रिकवरी प्रोसेस। अगर आपको पता है कि मेरा खिलाड़ी जो है ओवरलोड में जा रहा है, तो आपको जब पढ़ा है लोड क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, तो तभी आप पहचान सकते हैं और इजीली तरीके से आप रिकवरी फेज में उसको लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट है टू इंप्रूव फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी। जो आपने देखा होगा जिन खिलाड़ियों को ज्यादा इंजरी होती है तो कोच क्या बोलता है, चलो इससे ज्यादा इंजरी हो रही है, इसको ऐसे कर लो। तो ओवरऑल मिला के इंजरियों को रिड्यूस भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अच्छे जो इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे, अच्छे कपड़ों का यूज करेंगे तो आपको इंजरी कम होंगी। ये किसने बताया? जो एक्सपर्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो जानते हैं कि अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे हो सकता है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जब हम 100 मीटर की बात करते हैं तो कुर्ता पजामा पहन के क्यों नहीं दौड़ते? क्योंकि आप जानते हैं कुर्ता पजामा जो है एक फुले टाइप का कपड़ा होता है और एयर रेजिस्टेंस जो है वो कुर्ता पजामा जब हम पहनेंगे भागेंगे तो वो एयर रेजिस्टेंस को नहीं फाड़ पाएगा, वायु प्रतिरोध को नहीं काट पाएगा। इसीलिए एथलेटिक्स में एकदम बॉडी से चिपक जाए ऐसे कपड़े पहनते हैं कि इजीली तरीके से एयर रेजिस्टेंस को फाड़ते हुए हम 100 मीटर को इजीली तरीके से हम अपनी स्पीड को जो है कवर कर लें। यही तो हमारा इस बायोमैकेनिक्स है। स्विमिंग की मैं बात करता हूं, स्विमिंग में जब हम शूज पहन के हम स्विमिंग करते हैं तो आपको पता है आपका प्लांटर फ्लेक्शन डोर्सिफ्लेक्शन जो मूवमेंट होता है जो इजीली तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बैरियर बन रहा है, वो बाधा कर रहा है। तो शूज को ताक करते हैं तो इजीली तरीके से आप मान लो अगर आप जो उसकी कॉस्ट्यूम पहन के आप स्विमिंग में करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस को जल्दी फाड़ेगा और बॉडी आपकी आगे जाएगी। यही तो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, यही एक अपने आप में किनेसियोलॉजी है। नेक्स्ट है आपका टू इंप्रूव स्पोर्ट्स स्किल फॉर मूवमेंट इकोनॉमी। मींस आप तभी किसी खिलाड़ी की स्किल को डेवलप कर सकते हैं, उसके मूवमेंट इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, उसकी गतिविधि को डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, तभी कर पाएंगे जब आपको उसके बारे में प्रॉपर तरीके से पता है। ऐसे आपने देखा हो यूट्यूब पर, इंस्टा पर बहुत सारी ऐसी वीडियो आप देखते होंगे जो गलत होती है, बट उसकी कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आप क्या समझते हैं उसने बताया? मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा, आप यूट्यूब पर कोई भी एक्सरसाइज देखते हैं तो उसके बारे में पढ़ा करो, उसका पर्पस देखो, उसकी डायरेक्ट मसल्स इन्वॉल्व कौन सी है, उसकी एगोनिस्ट कौन सी है, एंटागोनिस्ट कौन सी है, सिनर्जिस्ट कौन सी है, काइनेटिक चेन के अंदर है, ओपन चेन है, क्लोज चेन है। जब आप इन चीजों को समझने लग जाओगे ना तो आप बहुत अच्छे एक हेल्थ कंसल्टेंट बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे वन बाई वन करके इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्निक। बायोमैकेनिक्स हेल्प इंप्रूव टेक्निक, इट डिटरमाइन how the technique should be executed to get best. Example, shifting from orthodox to disco putt technique is short putt. शॉर्ट पट में रूढ़िवादी परंपराओं को फॉलो करने वाली एक स्किल का यूज करते थे शॉर्ट पट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गोला फेंक के अंदर, और धीरे धीरे हमने डिस्को पट में आ गए। तो समय के अकॉर्डिंग हमने चीजों को बदला। ये एक अपने आप में बायोमैकेनिक्स है। किसने बदला? बायोमैकेनिक्स ने। बायोमैकेनिक्स नहीं है तो किनेसियोलॉजी ने बदला। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब आप पुराने, मैं एग्जांपल देता हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत पुराने जो है आपको इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। तो वो जो है समय को देखते हुए फिर उन्होंने चेंज किया, नए इक्विपमेंट्स आए। तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स इफ हेल्प इंप्रूव इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग टू नेचर सेफ्टी ऑफ द गेम। एग्जांपल, इंक्रीज थिकनेस मैट फॉर हाई जंप। हमने समय को देखा, समय सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, इंजरी को ध्यान में रखते हुए हमने इक्विपमेंट्स को मॉडिफाई कर दिया। जैसे मैंने आपको ब्लॉक का एग्जांपल बताया, मैंने शूज का एग्जांपल बताया, मैंने मैट्स का एग्जांपल बताया, क्योंकि आज से हम 50 साल पहले जाएं तो इतने सॉफ्टनेस वाले जो है मैट नहीं हुआ करते थे। अब धीरे धीरे मैट आ गए तो इंजरियां कम हो रही हैं। यही तो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, ये एक अपने आप में किनेसियोलॉजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन ट्रेनिंग मेथड। जैसे मैंने आपको बताया
कि कुछ लोग जो है एक अपने आप में हम बोल सकते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और उनके फॉलोवर भी अच्छे खासे हैं कि ये एक्सरसाइज करो इससे ये डेवलप होता है, ये एक्सरसाइज करोगे तो इससे जो ये फैट कम हो जाएगा। कोई भी एक्सरसाइज किसी भी फैट कम कर, किसी के बॉडी के, हम बात करें बॉडी के फैट को कम करने की कोई भी एक्सरसाइज नहीं बनी है कि ये एक्सरसाइज करो इससे ये वाला फैट कटता है। ये क्या है? मैं बोलना चाहूंगा इसके बारे में आप पढ़ो कि कोई भी एक्सरसाइज किसी के फैट को बर्न करने के लिए नहीं बनी है। ये सारा खेल जो है कैलोरी का है, सारा खेल जो है डाइट का है। बट लोग फॉलो करते हैं कि ये एक्सरसाइज करो इससे कमर वाला फैट कट जाएगा। अगर ऐसे करने लग जाता तो अब मैं क्या बताऊंगा आपको। तो ट्रेनिंग मेथड को आपको बदलने में हेल्प करती है, वो है आपकी स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी। इट हेल्प टू डेवलप न्यू ट्रेनिंग मेथड टू गेट अ बेटर रिजल्ट। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ आइसोटोनिक मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ। आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट जो मेथड माना जाता है स्ट्रेंथ का, ताकत विकसित करने का, वो आइसोटोनिक है। अब कुछ लोग जो आइसोमेट्रिक कर रहे हैं, कुछ लोग जो आइसोकाइनेटिक कर रहे हैं, कुछ लोग जो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इनमें हमें ये पहचानना होता है कि मेरे गेम के अनुसार, मेरी गेम की सुविधा के अनुसार मुझे कौन सी ताकत की जरूरत है, मुझे कौन सी स्ट्रेंथ की जरूरत है। ये कौन बताएगा? ये आपका कोच बताएगा, आपका हेल्थ कंसल्टेंट बताएगा, आप जिसके सुपरविजन में वर्क कर रहे हैं वो बताएगा कि आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है, आप ये एक्सरसाइज मत करो, ये वाला मेथड्स अप्लाई करो, ये मेथड्स को फॉलो करो। तो यही तो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, यही किनेसियोलॉजी है, यही बायोमैकेनिक्स है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ स्किल। स्किल कब डेवलप होगी? मैं आपको रियल में मैं अपना ही एग्जांपल बता देता हूं, अभी बताता हूं। इट हेल्प टू डेवलप स्किल ऑफ द स्पोर्ट्स। एग्जांपल डेवलपमेंट द स्किल फील्डिंग इन जिम्नास्टिक के अंदर विदेशों में तो रिसर्च हो रही है, इंडिया में सब ऐसे ही है, आप तो जानते ही हैं, मैं बताने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया में रिसर्च कब होगी? जब हमारे कोचेज जो हैं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अप्लाई करेंगे। पढ़ना सब कुछ नहीं होता है, आपको अप्लाई करना है, और जब आप अप्लाई करेंगे तभी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं किसी की स्किल में। पढ़ते तो सब हैं, अप्लाई कितना किया? बीपीएड एमपीएड सब कर रहे हैं, कितने लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितने लोग रिजल्ट दे रहे हैं, ये मायने रखता है। याद रखना इस बात को। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल देने से कभी नहीं चूकता, रियल एग्जांपल देता हूं। मैं 10 साल पहले जाऊं तो ऑफलाइन पढ़ाता था, धीरे धीरे समय बदला, ऑनलाइन का जमाना आया तो मैं मोबाइल से पढ़ाने लगा। तो लोग बोलते थे मोबाइल से मत पढ़ाओ, एक लैपटॉप लो। फिर मैंने एक लैपटॉप लिया, तो जो मेरे को जिसने सलाह दी वो एक अपने आप में एक्सपर्ट था कि आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, आपको आसानी होगी एडिटिंग करने में। फिर मेरे से किसी ने बोला एक बढ़िया सा कैमरा लो, तो मैंने सोनी का कैमरा ले लिया 80,000 का। उसके बाद एक पेन टैब लो। तो धीरे धीरे हमने अपने आप को चेंज किया तो रिजल्ट कुछ हमें अच्छा मिला, रिजल्ट में हमारे में इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये एक अपने में यही तो एक बायोमैकेनिक्स है कि एक खिलाड़ी को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं उसकी सुविधा के अनुसार, उसकी गेम स्किल के अनुसार। और ये कब हो पाएगा संभव? जब आप अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, आप स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में जानते हैं, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के बारे में जानते हैं, तभी आप किसी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में जल्दी से जल्दी इनहेंस कर सकते हैं, उसको डिक्रीज फॉर्म में ला सकते हैं। याद रखना। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रियल में जो हेल्थ कंसल्टेंट होते हैं, जब मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, अच्छे लेवल के क्लास 1 लेवल के मैं कोच की बात कर रहा हूं, जो एनएससी है, जो एसीएसएम क्वालिफाइड है। इंडिया में गिने चुने 50-100 ही लोग मिलेंगे, याद रखना इस बात को, उसमें हम भी हैं। तो ओवरऑल वो क्या करते हैं, वो कब कितने समय में किसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मिंग करनी है उनको सब पता रहता है। और यही एक हमारे बीपीएड और एमपीएड की बात करें, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये आपको सीखने के लिए बोल रहा हूं। मैं भी उसका हिस्सा हुआ करता था, आज से बहुत साल पहले की मैं बात करूं। धीरे धीरे हमने इंप्रूवमेंट किया। तो वो जो हेल्थ कंसल्टेंट होते हैं वो मिनिमम टाइम में ट्रांसफॉर्मिंग कर देते हैं बॉडी की। आपने देखा हुआ, जितने भी हम एक्ट्रेस की बात करें, फिल्मी दुनिया में जाए, जितने भी हमारे हीरो हैं, वो 6 महीने में अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मिंग कर देते हैं। और आप जो इतना लंबा पेट लेके बैठे हुए हैं, तो आप ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास बीपीएड भी है, एमपीएड भी है, आपने सब कुछ पढ़ा है,
आप क्योंकि पढ़ा तो है, अपनी बॉडी पे अप्लाई नहीं किया, तो स्किल डेवलप कैसे होगी? क्योंकि आपको अप्लाई करने का मौका नहीं मिल रहा है, याद रखना। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हम स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के अंदर जो बाधा आती है, जो समस्या आती है, हम उसको कैसे फेस करते हैं और फिर उसका जो सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं। तो दो तरीके की हम प्रॉब्लम को जो है हम फेस करते हैं। एक होती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइज ऑफ ह्यूमन मूवमेंट में बी आइदर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब समझना, नंबर्स की बात हो रही है, और क्वालिटेटिव, quantitative implies that numbers are involved and qualitative refer to a description of quality without use of number। means हम बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर नंबर्स की बात होगी, मैथमेटिक्स की बात होगी, ये इसका समझने का तरीका है। क्वालिटेटिव के अंदर बात होगी, अच्छाई की बात होगी, बुराई की बात होगी। अब मैं आपको समझाता हूं। अगर आपका खिलाड़ी, उसका परफॉर्मेंस डिग्रीज फॉर्म में जा रहा है कि पहले तू 10 में से 10 लाता था नंबर, स्पीड में, रेस में, एक्टिविटी में, अब तेरे जो नंबर 8 हो गए 10 में से, तो मतलब ये क्वांटिटेटिव बात हो रही है। 6 मीटर, 3 सेकेंड, 50 रन, 2 प्लेयर, $10, etc नंबर्स की बात होगी, तो क्वांटिटेटिव एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। और क्वालिटेटिव की बात होगी कि मेरा खिलाड़ी पहले से इतना अच्छा किया है, पहले डिस्ट्रिक्ट में लाया, फिर स्टेट में लाया, तो नंबर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है। मतलब गुड किया, पुअर किया, लॉन्ग है, हैवी है, फ्लैक्स है, कैसा है, मोटा है, थोलू है, मोलू है, गोल मटोल है। तो ओवरऑल क्वालिटेटिव का मतलब है कि उसकी अच्छाइयों को, उसकी बुराइयों को, उसकी गतियों को एनालाइज करना विदाउट क्वांटिटेटिव मेथड्स, विदाउट नंबर, आपको दिख जाएगा। ये जो क्वालिटेटिव अप्रोच होती है, ये हमें इजीली तरीके से दिख जाती है। और ये क्वांटिटेटिव जो है, इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि आपको आज के लेक्चर में स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स समझ में आ गया हुआ, बायोमैकेनिक्स भी समझ में आ गया हुआ, किन्सियोलॉजी भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करना कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, इस पर वीडियो शेयर करो। अगर आपको लगता है और आपका ड्रीम है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में BPEd MPEd करने का, तो जुड़ सकते हैं इंस्ट्रक्टर के साथ और A to Z सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेक्चर रिकॉर्डेड, स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट, डेली लाइव क्लासेस एंड डिस्कशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।